Hello everyone, this is Soumya Prakash and today I welcome you all to Aptiguru's official YouTube channel. I hope आपने शिफ्ट 1 के PYQs के क्वेश्चन देख लिए होंगे। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद योर शिफ्ट 2 PYQ. सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Which of the given sectors is largely driven by the consideration of social welfare? First, to answer this question, we need to know the meaning of your social welfare. Social welfare का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो किसका ध्यान रखता है, जो आपके पुअर लोग होते हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखता है, उनका हाउसिंग का ध्यान रखता है, उनके एम्पावरमेंट का ध्यान रखता है, राइट? तो वही पूछा जा रहा है कि ये जो ग्रुप है ना, ये किसके द्वारा ड्रिवन किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज योर पब्लिक सेक्टर। ठीक है, चलिए सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपका, द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1791। हाँ जी, यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि हिंदू कॉलेज जो है आपका 1791 में इस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? देखिए, आंसर देने से पहले एक आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाती है कि हिंदू कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1791 में इस्टेब्लिश हुआ है। अब देखते हैं कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है। देखिए, कहाँ का आंसर पता है कैसे मिलेगा? हिंदू कॉलेज का ना एक और नाम है और वो है बनारस हिंदू कॉलेज। अरे, इससे तो आंसर मिल गया कि आपका हिंदू कॉलेज कहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो भाई बनारस में इस्टेब्लिश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फुले रिटन गुलामगिरी? चलिए देखिए, यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। एक बुक है गुलामगिरी, कहा गया है वो 1783 में लिखी गई है। ठीक है, और ये भी बता दिया गया है कि वो ज्योतिबा फुले जी ने लिखी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे हम ना ज्योतिबा फुले जी के बारे में दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे सीख लेते हैं साथ के साथ। सबसे पहले, ज्योतिबा फुले जी का जो बर्थ है वो आपका हुआ था पुणे में। कब? 1827 में, राइट? जब इनका बर्थ हुआ, राइट, तो ही बिलोंग टू अ माली कम्युनिटी। अगर मैं इसी कम्युनिटी को आपका लास्ट एशियंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम में कैरेक्टराइज करूं, तो ये कौन से वर्ग में आते थे? शूद्रास वर्ग में आते थे। इट मीन्स ज्योतिबा फुले को कौन से वर्ग में रखा गया था? शूद्रा वर्ग में रखा गया था। ठीक है, अब अगर आपने एशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि शूद्रा वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है ना फेस करनी पड़ी थी। अब उसी तरह ज्योतिबा फुले जी को भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, राइट? इसी को देखते हुए वो क्या करते हैं, आपका एक समाज बनाते हैं जिसका नाम होता है सत्य शोधक समाज, राइट? ये आपका समाज बनता है 1873 में। और इस समाज के दो ही प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला ट्रुथ, इन सेकेंड to stop discrimination. राइट? इस समाज में कहा जाता है कि देखिए, सत्य के साथ चलिए और ये जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ना, इसको ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, इसी सेम चीज़, इसी सेम थॉट प्रोसेस को लेते हुए ज्योतिबा फुले जो हैं वो आपकी गुलामगिरी किताब लिखते हैं, जिसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि देखिए, ये कास्ट सिस्टम, ये डिस्क्रिमिनेशन ना कुछ नहीं होता। ठीक है, आप अगर अच्छे इंसान हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, अब क्वेश्चन में क्या पूछी गई है? लैंग्वेज पूछी गई है। तो हमने देखा कि ज्योतिबा फुले कहाँ से थे? पूना से थे। एंड आपको पता ही होगा पुणे में कौन सी लैंग्वेज फेमस है, तो दैट इज़ योर मराठी। ठीक है, तो जो गुलामगिरी है वो भी मराठी ही लैंग्वेज में लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर राबी क्रॉप्स ओनली। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी क्रॉप सिर्फ राबी क्रॉप्स है। राबी क्रॉप्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला, ये आपके कौन से सीजन में आती है? स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, जिसका मतलब इसको सोन किया जाता है अप्रैल या फिर मई के मंथ में, ठीक है, एंड हार्वेस्ट किया जाता है मिड नवंबर में, ठीक है। अब अप्रैल मई से लेके मिड नवंबर तक मेनली आपकी कौन सी है? 4 क्रॉप्स आती हैं। कौन कौन सी? वीट, बार्ले, ग्राम एंड पीस, राइट। चलिए देखते हैं क्या इन चारों ही एग्जाम्पल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स चेक। क्या है? मेज, पी, मेज है नहीं। बार्ले, ग्राम, बार्ले भी है ग्राम भी है, ओके। पैडी, कॉटन, नो। देन वीट है, ज्वार नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी, दैट इज योर बार्ले एंड ग्राम। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, 5th क्वेश्चन आ जाता है आपका, और 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। To answer this question, you need to know the meaning of free swimming and water dwelling forms. सबसे पहले when we talk about your free swimming, तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा aquatic animal जिसको कोई external object की ज़रूरत नहीं है to swim, right? पहली चीज़। दूसरी क्या है? बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म। बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म का मतलब होता है दोज एक्वेटिक एनिमल्स जो कहाँ पे आ सकते हैं? आपके जो वाटर बॉडी से लैंड मास कनेक्टेड होता है ना, और उसके आसपास जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उनको हम किस में कंसीडर करते हैं? बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स में कंसीडर करते हैं। अब पूछा गया है इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो दोनों में आता है, ठीक है। तो जेलीफिश नहीं, फंगी नहीं, जू प्लैंकटन नहीं। द करेक्ट आंसर इज फाइटोप्लैंकटन, जो आपके किस में आता है? फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल। ये पूछ रहा है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी सिटी है जिसने 2019 में होस्ट किया है किसको? मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स को, राइट। देखिए मिलिट्री वर्ल्ड जो गेम्स है आपकी, ठीक है, जो भी आपके लोग मिलिट्री में होते हैं, राइट, और वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और उसी स्पोर्ट्स में वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? महान होते हैं। उन लोगों के लिए एक टूर्नामेंट बनाया गया है ताकि वो आए और अपना जितना भी टैलेंट है वो यहाँ पे आके शोकेस करें। अब 2019 की बात पूछी है, मैं यहाँ पे एक एडिशनल नॉलेज लिख देती हूँ कि आपका फर्स्ट मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स कब हुआ था? तो वो हुआ था 1995। कहाँ पे हुआ था? रोम में हुआ था। देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि CGL में कई बार करंट ना पूछ के या लास्ट ना पूछ के फर्स्ट पूछ लिया जाता है, राइट। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं 2019 पे। तो देखिए जिसने 2019 में तहलका मचाया था ना जिस जगह ने, ये वहीं पे हुआ था। आप समझ ही गए होंगे कौन सी जगह? अरे हाँ भाई, वुहान, चाइना, वहीं हुआ था ये, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? वुहान इन चाइना। एंड आई कैन बेट यू आप लोग ये तो नहीं भूलने वाले हो। चलिए एक्सक्यूज मी, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब पूछा गया है आपके से अब्दुल करीम खान was the exponent of which school of हिंदुस्तानी म्यूजिक। यहाँ पे एक आर्टिस्ट का नाम है और कहा गया है दैट ये आर्टिस्ट जो है इस पर्टिकुलर म्यूजिक फॉर्म से क्या है? एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसने अपनी गाने की शिक्षा जो है कहाँ से ली है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका किराना घराना। इन्होंने गाने की शिक्षा कहाँ से ली है? किराना घराना। अगर किसी को घराने में डाउट है तो देखिए घराना जो होते हैं वो अलग अलग म्यूज़िक स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग म्यूज़िक नॉलेज दी जाती है जो अलग अलग नोट्स पे बेस्ड होती है,
राइट। चलिए लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, 8th क्वेश्चन, भाई ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। Who has taken the oath as बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर 8th टाइम? भाई आंख बंद करके, नीतीश कुमार जी, देखते नहीं है क्या? कौन है? नीतीश कुमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है 9th क्वेश्चन। देखिए घबराइए मत, सिर्फ देखने में बड़ा है बट जब आप रीड करोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल साइकिल ओके इज फॉल्स। चलिए ध्यान रखिएगा, 4 में से 3 सही है और 1 गलत है। चलो शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मिटोसिस टेक्स प्लेस इन G2 फेज, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। लास्ट देखते हैं। इन G1 फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनल्स, बिल्कुल सही, यही होता है। S फेज, इन S फेज रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक प्लेस, हाँ जी बिल्कुल रेप्लिकेशन होता है। अब इन M फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनल्स, अरे ये तो G1 का नहीं है ना। इट मीन्स गलत क्या हुआ आपका M ऑप्शन, और यहाँ पे यही पूछा गया था कि कौन सा फॉल्स है, तो सही आंसर क्या हो जाता है आपका B ऑप्शन। अब मैं बता देती हूँ कि M फेज में क्या होता है। तो M फेज में आपकी सेल डिवीजन होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, 10th क्वेश्चन पूछा गया है श्यामजी कृष्णा वर्मा एस्टैब्लिश्ड इंडियन हाउस एट ब्लैंक इन 1905। हाँ जी, इंडियन हाउस, पहली बात तो इंडियन हाउस इंडियन एम्बेसी नहीं है, दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। इंडियन हाउस जो है एक तरीके से क्या था, होटल कह सकते हो या फिर हॉस्टल इस्टेब्लिश किया गया था। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और आपके वो इंडिया से वहाँ पढ़ने जाते हैं उनके लिए एक हॉस्टल बनाया गया था। अब पूछा गया है कि ये हॉस्टल कहाँ पे था, तो भाई देखिए ये हॉस्टल आपके लंदन में बनाया गया था, ठीक है। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। देखिए इससे पहले हम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना देख लेते हैं। ये जो योजना है ये किसकी तरह है, सेम मनरेगा की तरह, ठीक है। जैसे उसमें क्या दिया जाता है, 100 डेज आपका एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या दिया जाता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है आपका दिया जाता है, ठीक है। पूछा गया है कि ये जो आपकी रोजगार योजना है ये कहाँ पे आई थी, तो याद रखिएगा ये आपकी किधर आई थी, राजस्थान में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। भाई अब अगेन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा है करेक्ट पेयर, इट मीन्स 3 इनकरेक्ट मैच है और 1 करेक्टली मैच है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, पहले तो यहाँ पे बात की गई है 5 ईयर प्लान की। मैं आपको एक बता देती हूँ 5 ईयर प्लान क्या होता है। 5 ईयर प्लान का मतलब है कि जैसे ही आपका साल शुरू हुआ आप क्या करोगे, अगले 5 साल के गोल सेट कर दोगे कि मुझे अगले 5 साल में क्या करना है, इंडिया में इंडस्ट्री बढ़ानी है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, और पानी रिवर सिस्टम पे ठीक है थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दिया जाएगा, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग दिस सिचुएशन कि भाई 5 साल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता था, 5 ईयर प्लान। हाँ जी, क्या लिखा है, थर्ड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। नहीं, अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ जी, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, फोकस ऑन एग्रीकल्चर। नहीं, अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज यहाँ पे थर्ड आना चाहिए, ठीक है। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन योर मेहेलेनोबोसिस मेडल। नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आपका
सेकंड आएगा, मतलब गलत कौन हो गए, 1 2 3 गलत हो गए, बचा ये, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, सही होगा। चलिए देख लीजिए, 4th 5 ईयर प्लान में क्या बोला गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बोला गया था। अरे हाँ भाई, 4th में ही ये बात जो है की गई थी, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सोचिए जरा, आपको पता है कि नहीं आंसर? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। पहली बात, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो आपकी 42nd अमेंडमेंट के अंडर लाई गई थी, कहाँ पे, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये लेके आई थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। देखिए ये क्वेश्चन देखते ही ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही फेस्टिवल चिल्लाता है, और दैट इज योर ओणम। और ओणम कहाँ का फेस्टिवल है, तो दैट इज फेस्टिवल ऑफ योर केरला, जिसमें हमें केरला के जो मेन ट्रेडिशंस कल्चर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ जी, मिशन कुशल कर्मी वॉज लॉन्च टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पे योजना है, किस रिगार्डिंग है बता दी है। ओके, दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ। अब पूछा गया है कि ये जो प्रोग्राम है ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत अपने करंट अफेयर्स देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो मिशन है दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फर्स्ट एडिशन ऑफ यूथ ओलंपिक गेम वॉज हेल्ड एट। यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं फर्स्ट एडिशन। भाई फर्स्ट एडिशन का मतलब होता है कि सबसे पहले ये जो यूथ ओलंपिक गेम से कहाँ हुआ। देखिए यूथ का मतलब होता है जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनका ओलंपिक, बट इतने भी छोटे नहीं। अगर आप इसकी एज लिमिट देखेंगे तो दैट इज़ फ्रॉम 14 टू 26 एज, कि इतने एज से इतने एज के बच्चे क्या हैं यूथ ओलंपिक गेम में पार्ट ले सकते हैं। पूछा गया है फर्स्ट एडिशन, तो चलिए इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। जब हम बात करते हैं ओलंपिक की, तो जो ओलंपिक है सबसे पहले क्या होता है, हर 4 इयर्स के बाद होता है। ठीक है जी, और जो ओलंपिक होते हैं उसके हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है समर और एक होता है विंटर। अब अगर मैं यूथ ओलंपिक गेम की बात करती हूँ तो समर भाई हुआ था सबसे पहले 2010 में और ये 2012 में। ठीक है, ये हुआ था आपका सिंगापुर में और ये हुआ था आपका ऑस्ट्रिया में। और कहीं ना कहीं यही तो पूछा गया, फर्स्ट एडिशन पहले कौन सा हुआ 2010 वाला, तो कहाँ पे होगा, सिंगापुर में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देन थॉर्नी बुशेस आर फाउंडेड इन, थॉर्नी बुशेस झाड़े, झाड़े पूछ रही है, हाँ, कि झाड़े जो है कहाँ पे पाए जाते हैं। भाई बारिश जहाँ पे होगी वहाँ पे झाड़े नहीं होंगे, जहाँ बर्फ पड़ेगी वहाँ पे भी झाड़े नहीं होंगे। ठीक है, मेडिटेरियन ना, झाड़े होते हैं सूखी जगह पे, ड्राई डेजर्ट या फिर सब ट्रॉपिकल ड्राई डेजर्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म डज नॉट, अगेन नॉट, बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात। ये तो नाइंसाफी होगी भाई, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गुजरात का फोक डांस नहीं है। गरबा है, डांडिया है, विंचुडो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बचा क्या, ये। इट मीन्स ये क्या है, आपका गुजरात का फोक डांस नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। फिर पूछा जाता है कि आपका बित्सिया कहाँ का फोक डांस है, सो द आंसर इज योर बिहार।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स वर रिवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2003? पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी डांसर है जिसको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2003 में। तो देखिए, मैंने ऑप्शंस तो देखे भी नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही है फीमेल जिसको भरतनाट्यम में क्या मिला है, आपका पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। कौन? और दैट इज योर सोनल मानसिंह। ठीक है, अंडरस्टूड। ये क्या है, आपकी फर्स्ट वुमेन जिनको क्या मिला है, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। किस में? भरतनाट्यम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर द एसआई यूनिट। भाई यार ये तो इजी क्वेश्चन है, एसआई यूनिट पूछी है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, देखो ये तो बच्चे को भी पता होता है कि वो होती है आपकी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, चलो यहाँ तक सही है बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं फिर। द तमिल वर्ड मूवेंडर मेंशन इन द संग्राम पोएम्स मीन्स। भाई यहाँ पे कब आपको ना टफ सा वर्ड दे दिया गया है, पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इसको इजी कर देते हैं। इसका मतलब होता है डायरेक्ट थ्री चीफ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? सो द करेक्ट आंसर इज योर 5। 5 साल के लिए हम वाइस प्रेसिडेंट जी को क्या करते हैं, आपका इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट क्वालिटी कॉइल। ओके, देखिए हाईएस्ट क्वालिटी लिखा है ना, तो मैं यहाँ चार्ट बना देती हूँ। सबसे पहले आता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है पीट, और लास्ट में आता है लिग्नाइट। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? दैट इज योर डी ऑप्शन, एंथ्रेसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, व्हाट आर द 3 पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैगलम? चलिए देखते हैं। 3 पार्ट, देखिए बॉडी होती है, हुक होता है, और क्या होता है, फिलामेंट होता है। चलिए देखते हैं। बॉडी है, फिलामेंट हुक नहीं है, फिलामेंट टेल हुक नहीं, फिर क्या है, बॉडी टेल फिलामेंट नहीं, हुक नहीं है। डी ऑप्शन में क्या है, फिलामेंट भी है, हुक भी है, एंड योर बॉडी भी है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाता है? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। आई नो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या है, क्यों है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए, जब मैं आपकी किसकी बात करती हूँ, CaOCl2, तो ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का। अब साथ के साथ बाकी भी देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके किसकी, वॉशिंग सोडा की। तो इसका क्या होता है, दैट इज योर Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा। देखिए साथ के साथ इसको नोट करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कभी भी कोई भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हाँ जी, फिर बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। चलिए लास्ट क्या बचता है आपका, जिप्सम। सबसे इंपॉर्टेंट, एंड कई बार क्या होता है, इसको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, बट ट्राई कीजिए, इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो दैट इज योर CaSO4.2H2O, राइट। तो चलिए करेक्ट आंसर भी पता लग गया है, और बाकी तीनों ऑप्शंस के क्या केमिकल नेम्स होते हैं या फॉर्मूला होता है वो भी हमें यहाँ पे पता लग गया है।
होप आपको ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू एंड हैव अ रियली नाइस डे. टेक केयर.